कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -1 होगा? भाई पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इक्वेशन को सॉल्व करना, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, ये मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक लेवल का काम है। किसी को गाना गाने का बड़ा शौक है तो सरकास्टिकली हाँ अरिजीत सिंह अपना आ गया, तो ऐसे कोई जेन्युइनली थोड़ी ना बोल रहा है कि तुम अरिजीत सिंह हो, बट सरकास्टिकली बोलते हैं। तो लोगों ने सरकास्टिकली इसका नाम रख दिया इमेजिनरी यूनिट। आपका जो अंडर कॉन्फिडेंस है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ होती है जेईई में स्कोर करना, उस खोए हुए आत्मविश्वास को वापस दिलाएगा। Hello, Bacha Party. So once again, a very very warm welcome to all of you, and I hope that you guys are doing absolutely fantastic. और बेटा अपने इस फ्री वाईटी सीरीज फॉर जेई 2027 में 3 चैप्टर्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चौथा चैप्टर जो है वो भयंकर चैप्टर है, ये पूरे जेई सिलेबस का सबसे इनफेमस चैप्टर है। मतलब एक जनरल कंसेंट है पूरे देश में कि पूरे जेई सिलेबस में अगर मैथमेटिक्स में सबसे कोई मुश्किल टॉपिक है तो उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे हम लोग सारे लोग बहुत ही लकी हैं कि इस फ्री वाईटी जेई सीरीज को शुरू करने के 2 हफ्ते के आसपास में हम लोग इस भयंकर से चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर ये इतना भयंकर चैप्टर है, सब लोग इसको बोलते हैं इतना टफ है, इतना टफ है, इतना टफ है, क्या इसको पढ़ना वर्थ होगा? क्योंकि भाई जनरल बेसिस पे आइडियोलॉजी तो यही बनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भाई छोड़ के जाओ, उसको करके जाने का कोई फायदा ही नहीं है। और इस आइडियोलॉजी को चेंज करने के पर्सपेक्टिव से, इस आइडियोलॉजी को चैलेंज करने के पर्सपेक्टिव से मैं इस चैप्टर को आपके सामने लेके आया हूँ। और मैं पूरे विश्वास के साथ बच्चों बोल सकता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 लेक्चर किसी बच्चे ने अगर ढंग से लगा लिया और उस पे अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर दी, तो इस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में लगाने के हिसाब से आप सब लोग सबसे ज्यादा उत्सुक रहोगे कि कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन दिखे, उसमें हमें मार्क्स लेके आना है। और यकीन मान लीजिए जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के टॉपिक में जब आप मार्क्स स्कोर करने लगते हो तो बच्चा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हाई हो जाता है ना कि बाकी टॉपिक को आप बिल्कुल शेर के जैसे उस पे आप टूट पड़ोगे। तो ये टॉपिक ना कि केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको ये 4 नंबर 8 नंबर दिलाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपको आपका जो खोया हुआ आत्मविश्वास है, ये जो आपका जो अंडर कॉन्फिडेंस है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ होती है जेईई में स्कोर करना, उस खोए हुए आत्मविश्वास को वापस दिलाएगा। और जो आपका अंडर कॉन्फिडेंस है उसको कॉन्फिडेंस में परिवर्तित करेगा। तो नॉट ओनली दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कोरिंग मार्क्स इन जेईई एग्जामिनेशन, बट ये ओवरऑल आपके मैथमेटिक्स के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। और बच्चा ये जो जेई सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की थी, आप ही लोगों के डिमांड पे इस वाली सीरीज को लॉन्च किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में रेगुलर बेसिस पे हम लोग आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं और इस सीरीज को हम लोगों ने एक फ्री कोर्स के फॉर्म में लॉन्च किया था कि जिससे बच्चे को लर्निंग का वही एक्सपीरियंस मिले जो वेदांतु के इंटरनल बच्चों को पैसा देने के बाद मिलता है। वेदांतु का इंटरनल बच्चा जब एक बार किसी बैच में इनरोल हो जाता है तो वो वेदांतु के ऐप पे क्लासेस करता है, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर होते हैं जो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं। तो वो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जिससे बच्चा अपनी समझ को बढ़ाता है, जिससे बच्चा अपनी पढ़ने की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे बच्चा अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को तोड़ता है, वो सारे फीचर आपको हमें फ्री में देने की इच्छा इसलिए हुई जिससे कि हम इस कोर्स को एक बैच के फॉर्म में लॉन्च करके यहाँ से कुछ बेहतरीन जेईई मेन एंड जेईई एडवांस के रिजल्ट निकाल पाए। क्योंकि अभी तक बेटा यूट्यूब पे यही चलता था कि टीचर मतलब मेहनत से पढ़ाते थे। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई टीचर या मैं पहला बंदा हूँ जो मेहनत से पढ़ाने वाला हूँ। बहुत टीचर मेहनत से पढ़ाते थे, बट चूंकि उन बच्चों की पढ़ाई उतना सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो जो टीचर की मेहनत है और बच्चे की मेहनत है उसका पूरी तरीके से परिणाम नहीं आ पाता था। और उस पूरी तरीके से परिणाम को लाने के लिए, एक आप लोगों का अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि यार इस कोर्स को, इसको, इस जो फ्री सीरीज है
ये जो हम लोग अपने वेदांतु जेई में डीजी चैनल पे चला रहे हैं, इसको हम लोग एज अ कोर्स लॉन्च करते हैं, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई और भी डिसिप्लिन्ड वे में और भी सिस्टमेटिक वे में हो पाएगी और बच्चा कहीं डेविएट नहीं हो पाएगा और बच्चे का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपको पता है कि अगर आपका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, तो आप यकीन मान लीजिए उससे आपका जितना फ़ायदा होता है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मेरा होने वाला है। तो इसीलिए जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है, जल्दी से एनरोल कर लेना। हालाँकि यहाँ पे चैनल पे भी आप चीज़ों को देख सकते हो, बट वाईटी के अपने कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। बट ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वाला बच्चा चैनल पे भी देख के रिजल्ट को अच्छा अपना ला सकता है। और जिन बच्चों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बीच-बीच में हम लोग लाते रहते हैं, जिससे आपका बहुत ही हाई लेवल पे फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो अभी मत सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? एक बार मुझे थोड़ा-सा सुन लेना और जब तुम्हें भरोसा हो जाए, उसके बाद सब्सक्राइब करना। तुम्हें पता लग जाएगा कि ये मास्टर तुम्हें क्या चीज़ पढ़ाने वाला है। ठीक है ना? चलो बच्चों, इसी बात पे अब हम लोग इस चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें आयोटा का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कैसे करते हैं, उसका मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड रोटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जेईई के सिलेबस का पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपके सामने इसलिए लिखा है, जिससे आपको आइडिया ये लगेगा कि एक भी चीज़ हम लोग यहाँ क्लास में छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि टारगेट ये नहीं है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को संघर्ष करके एग्ज़ाम में वहाँ पे मार्क्स ले आएँगे। टारगेट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें मास्टरी हासिल करनी है और इस लेवल पे मास्टरी हासिल करनी है कि अपना भाई लोग बोले कॉम्प्लेक्स मुश्किल है, 100 में से 99 बंदा ही बोलेगा। बट जो एक बंदा बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स उतना भी मुश्किल नहीं है, हाँ, थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, थोड़ा-सा मेहनत को डिमांड करता है। वो बच्चा अंकित सर का पढ़ाया हुआ बच्चा, वो बच्चा होने वाला है जो अभी मेरे सामने बैठा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो बात ये चलती है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कहाँ से हुई? भाई मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को बनाया जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। तो बेटा एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अगर मान लो मैंने आपसे ये पूछा कि लेट्स से मैंने एक छोटी सी चीज पूछी कि x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन बता दो व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलोगे सर क्या मजाक है? ऑब्वियस सी बात है, इसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू टू आ जाएगा, तो ये तो सर बहुत ही आसान हो गया। यस और नो? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने बोला x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर x प्लस टू की बच्चा जीरो के बराबर है, तो x की वैल्यू माइनस टू के बराबर आ रही है और माइनस टू तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। यानी कहने का मतलब इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। ये इक्वेशन सॉल्वेबल ही नहीं है अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। फिर लोगों ने क्या सोचा कि इस नेचुरल नंबर वाला जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6 वाला सेट होता है। अगर इस सेट को हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। तो थर्ड नंबर पे अगर मान लो मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और मैं बोलूं x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। माइनस टू एक इंटीजर भी था, तो सर ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमें नेचुरल नंबर से बड़े सेट को अलाउ करना पड़ा एज ए सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं और बोलता हूं। मैंने बोला कि मान लो मैंने एक चौथी चीज लिख दी। मैंने बोला कि लेट्स से 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अब भाई अगर 2x प्लस थ्री जीरो के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा वैल्यू x की होनी चाहिए माइनस थ्री अपॉन टू। माइनस थ्री अपॉन टू तो कोई इंटीजर होता नहीं है। तो ले दे के कंक्लूजन क्या बन गया कि सर फिर से ये वाला इक्वेशन सॉल्वेबल है ही नहीं, x बिलोंग्स टू 5, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। फिर लोगों ने बोला कि अगर इसको सॉल्व करना है तो ये जो x बिलोंग्स टू आपने इंटीजर लिखा है, मतलब आप सोच रहे हो कि सॉल्यूशन के तौर पे केवल और केवल इंटीजर्स अलाउड है। इस वाले सेट को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा।
तो लोगों ने बोला कि अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसा लिख दें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स, तब यहां से ऑब्वियस सी बात है बेटा x की वैल्यू -3/2 आ जाती है, जो कि एक रियल नंबर भी होता है। ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। मतलब अभी तक देखें क्या चल रहा है कि एक हमने नेचुरल नंबर का छोटा सेट लिया था, ये वाला इक्वेशन सॉल्वेबल था, ये वाला इक्वेशन सॉल्व होने लायक ही नहीं था। नेचुरल नंबर के सेट को हमने थोड़ा सा बड़ा किया, सेकंड वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब ये वाला अगर x इंटीजर को बिलोंग करता था, ये इक्वेशन नहीं सॉल्व हो सकता था। मतलब इंटीजर वाला जो सेट है वो छोटा पड़ रहा था सॉल्यूशन को लिखने के हिसाब से। वही अगर हमने इंटीजर के बजाय ऑल द रियल नंबर लिख दिया, ये वाला फोर्थ वाला इक्वेशन भी आपका सॉल्व हो गया। अब मैं फिफ्थ नंबर पे एक इक्वेशन में, सिक्स नंबर पे मैं एक इक्वेशन और पूछता हूँ। मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 होनी चाहिए। कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -1 होगा? भाई पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब फिर से सर हम वहीं पे आके अटक गए कि x बिलोंग्स टू 5, मतलब ये इक्वेशन भी नहीं सॉल्वेबल है। तब लोगों को क्या रियलाइज हुआ? लोगों को रियलाइज हुआ कि रियल नंबर का भी जो सेट है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। इस रियल नंबर के सेट को अगर हम लोग एक्सपैंड कर दें, जैसा कि यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट को एक्सपैंड करके हमने इंटीजर लिखा, इंटीजर वाले सेट को एक्सपैंड करके मतलब बड़ा करके हम लोगों ने रियल नंबर लिखा, तो अब हमें रियल नंबर वाले सेट को भी एक्सपैंड करना। तो लोगों ने इसमें एक कंसेप्ट क्या बनाया है, जो कि आपका 7 नंबर हो गया। उन्होंने बोला कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा हो x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब ये वाला इक्वेशन भी आपका सॉल्व हो जाएगा और यहां से बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति होती है। एक बंदे ने डिफाइन किया, मतलब एक करीब 400-500 साल पहले कई सारे मैथमेटिशियन का यहाँ पे योगदान है, गॉस का योगदान है, आयलर का योगदान है और एरेगेंड का योगदान है, कई सारे मैथमेटिशियन का योगदान है। तो कुछ मैथमेटिशियन ने ये सजेस्ट किया कि अगर हम एक इमेजिनरी यूनिट आयोटा को डिफाइन कर दें, जिसकी वैल्यू हम बोल दें कि अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर होती है, तो इससे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे आयोटा की वैल्यू अगर अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर है, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर -1 होना चाहिए। यस और नो? तो यहां से तुम्हें सॉल्यूशन क्या समझ में आता है कि भाई अगर आप x की वैल्यू आयोटा रखो, तो आयोटा का स्क्वायर -1 सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू आयोटा के बजाय अगर माइनस आयोटा भी रखोगे, तो माइनस आयोटा का होल स्क्वायर विल बी आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो जैसे ही हमने बोला x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए एक इमेजिनरी यूनिट आयोटा को हमने इंट्रोड्यूस किया, तुरंत ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व हो गया और इसके दो रूट्स आने लगे प्लस माइनस आयोटा, जिसको हम लोग आई लिखते हैं, बोलते हैं आयोटा। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि बेटा पूरे मैथमेटिक्स में इक्वेशन को सॉल्व करना, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, ये मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक लेवल का काम है। आप सोचिए ना बच्चा, ये इतना बेसिक लेवल का काम है कि जैसे आपको गुणा भाग आया नहीं चौथी पांचवी क्लास में, उन्होंने तुरंत आपसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाना शुरू करवा दिया। मतलब इन सारी चीजों को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। थोड़े से आप और बड़े हुए, उन्होंने आपसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाना शुरू कर दिया। 8वीं क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाना शुरू शुरू कर दिया। थोड़े आप और बड़े होंगे, आपसे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करवाना शुरू करेगा, बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाना शुरू करेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक भी इक्वेशन को सॉल्व करना मैथमेटिक्स की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम माना जाता है। हुआ क्या, जब हमने इमेजिनरी यूनिट आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 को डिफाइन कर दिया, तो इससे बेटा हर एक पॉलिनोमियल का रूट हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन आती है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा डिफाइन करने से अपन का हर एक क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ जाते हैं, भले रियल आए या नॉन रियल आए, बट हर एक क्वाड्रेटिक का दो रूट आ जाता है। अब जैसे एक छोटी सी बात को आप लोग रिकॉल कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ा चुका हूं,
मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था। इसका रूट क्या होता था, इसका रूट होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इसका रूट होता था। बात समझ में आती? अब अगर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 हमें इमेजिनरी यूनिट अगर हमें पता है, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, भले उसका रियल रूट ना आ रहा हो। जैसे मान लो एक छोटा सा हमने क्वाड्रेटिक लिखा, मान लो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दो। अब यही वाला फॉर्मूला बच्चा आप लोग लगा दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस बी का मतलब -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4ac का मतलब -20 अपॉन में 2a का मतलब 2 आ रहा है। यस और नो? अब ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस। अब इसके अंदर में थोड़ा सा आप सही से देखिए, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ -16 लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ -16 लिखा हुआ है। अंडर रूट ऑफ -16 को आप ऐसे लिख दो, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई में आप 2 लिख दो। आप सारी वैल्यू को फीड कर दो, तो x की वैल्यू आ रही है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर हो गया। अंडर रूट ऑफ 16 की जगह 4 लिख दिया, तो 4 आयोटा अपॉन 2 के बराबर आ रही। मतलब देखिए इसका रूट आ गया, 2 से मान लो तो डिवाइड कर दो, तो इसके रूट्स क्या-क्या आ गए, 2 से डिवाइड करने पे एक रूट आ गया -1 प्लस 2 आयोटा, दूसरा रूट आ गया -1 माइनस 2 आयोटा। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, केवल आयोटा इज इक्वल टू -1 डिफाइन करने से दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चा आप रूट जो है बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब इससे फायदा क्या होता है, अब देखो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम की नहीं होगी, फिर भी एक जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक को भी बेटा हम क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन का भी प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्वाड्रेटिक ही प्रॉब्लम होता है। तो इससे हर एक क्यूबिक सॉल्व हो गया। कोई बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री वाला इक्वेशन है, तो उसको भी हम क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक में ब्रेक करके ही सॉल्व करते हैं। तो अब अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक है, वो क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो गया, क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना आ रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक भी सॉल्व हो जाएगा। अब तुम लॉजिक और लगाना, कोई मान लो 5 डिग्री का इक्वेशन है, तो 5 डिग्री की इक्वेशन को आप लीनियर इनटू बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 1 वाला इक्वेशन और पावर 4 वाले इक्वेशन में 5 डिग्री इक्वेशन को कन्वर्ट करके सॉल्व करते हो। पावर 1 कभी प्रॉब्लम नहीं है, पावर 4 आपको सॉल्व करना आता है तो 5 डिग्री का इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। अब हालांकि जेई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमने हालांकि जब आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने बाई क्वाड्रेटिक वगैरह मैंने आपसे सॉल्व करवाया था, बट जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करने की महत्ता उतनी ज्यादा नहीं है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट कंसेप्चुअली देखा जाए तो क्या हुआ कि एक छोटा सा मास्टर स्ट्रोक कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 आप अगर डिफाइन कर दो, तो दुनिया में कोई भी पॉलिनोमियल वाले इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ हम जेई के दौरान सॉल्व करते हैं और कुछ हम लोग ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी चीज की वजह से, जस्ट बिकॉज वी हैव डिफाइंड एन इमेजिनरी यूनिट आयोटा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब मतलब आज के करीब मान लो 450-500 साल पहले जब आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 को डिफाइन किया गया, तो लोगों ने इस कंसेप्ट को मतलब वहां पे जो उस टाइम जो मैथमेटिशियंस थे, मतलब बड़े फेमस फेमस मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को बड़ा फनी पाया, क्योंकि उनका दिमाग इस चीज को मतलब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि भाई ये वाला इक्वेशन भी हम सॉल्व करते हैं और इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका फायदा क्या होता है। तो बहुत ही लोगों ने इस आइडिया को फनी पाया। तो जैसे होता नहीं कि आपके घर में जैसे कई बार तुम क्रिकेट ज्यादा खेलते हो तो मम्मी बोलेंगे हाँ अगले विराट कोहली तुम ही बनने वाले हो, ऐसे बोलते हैं ना। मान लो तुम्हें बॉलिंग का बड़ा शौक है, तो मम्मी बोलते हैं हाँ अगले जसप्रीत बुमराह तुम ही बनने वाले हो, अब आ जाओ जसप्रीत बुमराह, बॉलिंग बाद में करना, थोड़ा पढ़ाई कर लो। ऐसे थोड़ा सा सरकास्टिक वे में कई बार घर में लोग या फिर आसपास के लोग सरकास्टिक वे में कमेंट करते हैं। किसी को गाना गाने का बड़ा शौक है तो सरकास्टिकली हाँ अरिजीत सिंह अपना आ गया। तो ऐसे कोई जेन्युइनली थोड़ी ना बोल रहा है कि तुम अरिजीत सिंह हो, बट सरकास्टिकली बोलते हैं।
तो जब आयोटा इज इक्वल टू -1 इस इमेजिनरी यूनिट को जब कॉइन किया गया, इस इमेजिनरी यूनिट का जब कंसेप्ट जब लोगों ने प्रपोज किया, तो कई लोगों को ये बात बड़ी फनी लगी। तो लोगों ने सरकास्टिकली इसका नाम रख दिया इमेजिनरी यूनिट। उनको लगा था कि इसका कोई उपयोग नहीं होने वाला, ये कंसेप्ट यहीं पे मर जाएगा। तो सरकास्ट, जबकि इमेजिनरी कुछ भी नहीं है भाई। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप, सिंपल सी बात है, आप बस नंबर सेट को आप एक्सपैंड कर रहे हो। तो एक आप कंसेप्ट प्रपोज कर रहे हो कि इफ यू टेक आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 देन एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज सॉल्वेबल। बट लोगों ने फनी या फिर लगा लो सरकास्टिक वे में इसका नाम रख दिया इमेजिनरी यूनिट। बात समझे? बाद में भैया जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेवलपमेंट हुआ, उनको पता लगा यार जिस लड़के का हम मजाक उड़ाते थे, हाँ हाँ तुम रोहित शर्मा बन जाओगे, वो तो वैभव सूर्यवंशी निकल गया। अब से वैभव सूर्यवंशी का भी बहुत लोगों ने हो सकता है मजाक उड़ाया, हाँ तुम ही रोहित शर्मा बनने वाले हो, तुम ही सचिन तेंदुलकर बनने वाले हो। वो भाई लड़का बहुत आगे निकल गया। तो ठीक है, समझ लो ये वैभव सूर्यवंशी वाली कहानी है। नाम इनका रखा गया इमेजिनरी यूनिट। बाद में पता लगा इसका रियल में बेटा कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, डेटा इंस्क्रिप्शन की फील्ड में, मतलब मैथमेटिक्स और साइंस की फील्ड में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो आप दुनिया देख रहे हो, उस दुनिया को जिस लेवल पे देख रहे हो, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा योगदान है। तो शायद जिन लोगों ने इसका सरकास्टिकली नाम रखा होगा इमेजिनरी यूनिट, वो लोग आज आसमान में कहीं पे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो सारे लोग अभी दुनिया में नहीं है। वो हंस रहे होंगे अपने ऊपर कि इसका नाम हमने फालतू में इमेजिनरी यूनिट रख दिया था। ये तो भाई बहुत ही काम की चीज निकली। ठीक है, अच्छा ये कैसे काम की चीज निकली, इन सारी बातों पे बेटा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बट दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑलराइट, तो एक आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 को शुरू किया गया, और यहां से एक मैथमेटिक्स के बिल्कुल एक नए ब्रांच की लगा लो शुरुआत होगी। मैथमेटिक्स के नए ब्रांच की शुरुआत हो गई। अब जैसे आप लोग, एक छोटी सी बात मैं आपको जस्ट एक बार में बताना चाहूंगा। जैसे जिस बंदे ने मान लो नेचुरल नंबर बनाया, तो 1 2 3 4 बनाया, उसको लगा यही नेचुरल है, बाकी सब तो अननेचुरल है, नेचुरल है ये। अब किसी बंदे ने बोला नहीं नहीं, जीरो को भी ऐड करना है, जीरो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। तो उस बंदे ने जैसे सोचा कि भाई 0 1 2 3 4 5 है, नंबर्स है, तो उसको लगा यार ये तो होल नंबर हो गया, अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा हमें किसी नंबर की जरूरत ही नहीं है। उसको लगा कंप्लीटनेस का एहसास हो गया। फिर लोगों ने बोला नहीं, ये आप भले इसका नाम होल नंबर है, बट अभी इससे कुछ हो नहीं रहा है, इससे कई सारा, इससे छोड़ो, यही सारे इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो फिर लोगों ने इंटीजर्स को बनाया, इररेशनल नंबर को बनाया, रैशनल नंबर को बनाया। तो जैसे जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें आप लगा लो नंबर लाइन को एक्सपैंड करना हुआ, वैसे वैसे लोग नंबर लाइन को एक्सपैंड करते चले गए। तो आप सोचो, अगर होल नंबर का तुम नामकरण सोचो, होल का मतलब होता है फुल या कंप्लीट। क्या होल नंबर कंप्लीट नंबर सेट है? क्या आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो अगर मैं बोल दूं तुम्हारी जिंदगी में केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का नंबर है? क्या साइंस, ह्यूमैनिटी, मैथमेटिक्स वहां से डेवलप हो सकती है? जवाब है नो। ठीक है ना? तो भाई टूल आपके पास सारे होने चाहिए। तो नाम पे ना जाओ, नाम यहाँ पे इमेजिनरी यूनिट आयोटा इज इक्वल टू -1, यहाँ पे कुछ भी बेटा इमेजिनेशन में नहीं चल रहा है। ठीक है, सब कुछ एक कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के तहत हम कुछ एक रियल चीजों को हम लोग प्रूव कर रहे हैं, और इसी चीज को हम लोग बेटा पूरे चैप्टर में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है? देखो, अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त
ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर के पहले टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ आयोटा। ठीक है ना। अब भाई आयोटा की पावर 1 आयोटा के बराबर होता है। अभी बताया था आयोटा क्या है, आयोटा का नाम होता है इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट, ये आयोटा का बच्चा नाम होता है। ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दोनों साइड में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर दोनों साइड में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा की पावर 4 निगेटिव आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, +1 हो जाएगा। अब बेटा अगर आयोटा की पावर 4 + 1 है तो आयोटा की पावर 5 कितना होगा? आयोटा की पावर 5 को आप लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 तो +1 था, सिंपली आयोटा ही हो जाएगा। देखो यही वैल्यू आने लगी। आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, रिपीट होने लगा कि नहीं? ये माइनस आयोटा और ये आपका +1 के बराबर होगा। तो यहां से बात हमें क्या समझ में आती है कि अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस सम नंबर लिखा हुआ है, आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल प्लस सम नंबर लिखा है, तो इस चीज को बच्चा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आयोटा की पावर 4 के इंटू आयोटा की पावर r लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल तो हमेशा 1 होता है, मतलब ये आयोटा की पावर r के बराबर होगा। आप यहाँ पे ध्यान दें, एक्सपोनेंशियल की बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड हो रही है कि अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे r की जगह 0 होता, मतलब डायरेक्ट आयोटा 4 का मल्टीपल लिखा होता तो +1 हो जाता। r की जगह अगर मान लो 1 होता तो आयोटा की पावर 1 आयोटा हो जाता। r की जगह 2 होता तो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता। r की जगह अगर 3 होता तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाता। अभी मत बोलना सर r की जगह 4 होता तो क्या होता? 4 होता तो भाई आर फिर से 4 का मल्टीपल बन जाता। तो यही चीज आपकी रिपीट होती। तो आयोटा का बच्चा अगर कभी भी हमें कोई भी पावर डील करना है तो हमें उस पावर को 4 से मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कौन सा नंबर बच रहा है। ये सिंपल सी बात होती है। अब अगर हमने इमेजिनरी यूनिट बेटा आयोटा को डिफाइन कर दिया तो लोगों ने बोला कि इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो क्या बोला कि भाई z इज इक्वल टू कोई भी अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x प्लस आयोटा y के फॉर्म का होता है, जहां पे x और y बच्चा दोनों के दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। x भी एक रियल नंबर है, y भी एक रियल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला था, ये -1 + 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 - 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जैसे यहाँ पे x की जगह +1 है, y की जगह +2 सॉरी x की जगह -1 है, y की जगह +2 है। इस वाले में x की जगह -1 है, y की जगह -2 है। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो भाई कहानी क्या चली कि x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहां पे x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर आने लगे, उनको डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी चीज पहले डिफाइन किया गया, REZ। REZ का मतलब बच्चा होता है रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z मतलब वो टर्म जिसमें आयोटा का टर्म नहीं आ रहा है, वो वाला रियल टर्म, समझे ना। तो रियल पार्ट ऑफ z आपका x के बराबर आ गया। एक छोटी सी चीज को डिफाइन किया गया जिसको ऐसा कुछ बोला गया, अरे यार, जिसको ऐसा कुछ बोला गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। IM लगा के z लिख दिया जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बेटा यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट होता है, इसको हम y बोलते हैं। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है,
बच्चे से पूछो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो बच्चा आयोटा वाई बोलता है। इसलिए कॉपी में साफ-साफ लिख लेना, दिस इज जस्ट वाई, नॉट आयोटा इनटू वाई। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बच्चा इसमें गलती बोलता है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड आपका एक्स कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आपका वाई कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में दोनों ही केसेस में रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी -1, इस वाले केस में इमेजिनरी पार्ट विल बी +2 और अगले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इमेजिनरी पार्ट विल बी -2। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट जीरो भी हो सकता है। जो भी रियल एंड मतलब यहाँ पे लिखा है ना, एक्स एंड वाई कैन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो जीरो भी हो सकता है। और जैसे ही रियल या इमेजिनरी कुछ जीरो हुआ, बड़ा स्पेशल टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो अब स्पेशल केसेस के नाम पे क्या है? अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स वाई आ जाएगा। बेटा इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं शॉर्ट में CN लिख दे रहा हूं। ये आपका पहला स्पेशल केस हो गया। सेकंड स्पेशल केस आपका ये है कि अगर मान लो y की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर आपका जीरो हो गया, तो z की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आयोटा टाइम्स, सॉरी, z की वैल्यू बच्चों आ जाएगी x के बराबर, क्योंकि यहाँ पे y की जगह जीरो है। अब x तो कोई रियल नंबर था, मतलब इस चीज को आप क्या बोलते हो? दिस इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे ले दे के कहानी क्या समझ में आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा सेट हो गया जिसमें सारे के सारे रियल नंबर भी इंक्लूडेड है। अब सोचिए ना, जैसे नेचुरल नंबर से बड़ा सेट आपने इंटीजर लिखा था, तो इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर्स तो इंक्लूडेड ही हैं, उसके अलावा कुछ और भी नंबर आ रहे हैं। तो मतलब कोई भी जो रियल नंबर है वो भी एक्चुअल में उसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो सारा का सारा जो रियल नंबर का सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ही हो गया। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इनफैक्ट अब ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कोई और एक दूसरा नंबर आने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर्स की दुनिया में सबसे बड़ा सेट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर्स की दुनिया में सबसे बड़ा सेट हो गया। बात समझे ना? अब जैसे वही बात है कि बहुत छोटा बच्चा है तो उसको केवल 1 2 3 4 पता होता है, उससे बड़े बच्चों को जीरो भी पता होता है। नेगेटिव का कंसेप्ट थोड़ा सा बाद में आता है, तो बाद में थोड़े थोड़े हम बड़े हो जाते हैं तो हमें -1 -2 -3 पता लगता है। समझे ना? तो अब आप सोचो इतने बड़े हो चुके हो कि आपको नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट मैंने बता दिया। भाई सबसे बड़ा सेट x प्लस आयोटा y है। रियल नंबर इसका इमीडिएट सबसेट है। बात समझ में आती है? रैशनल इरैशनल नंबर और इसके सबसेट्स हैं, नेचुरल नंबर इसके सबसेट्स हैं, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा ये आपका सेट जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। अब इसमें एक थर्ड की चीज भी आती कि क्या सर x और y दोनों जीरो हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था बेटा। अगर x की वैल्यू भी जीरो हो जाए, y की वैल्यू भी जीरो हो जाए, तो z वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 0 + 0 आयोटा होगा। बोलोगे सर ये z इज इक्वल टू 0 ही लिखा हुआ है। तो इस 0 वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अगर कोई बंदा बोले दिस इज प्योरली रियल, वो भी सही है, वो बंदा भी करेक्ट है। अगर कोई बंदा इसको बोले दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ये वाला बंदा भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 0 + 0 आयोटा कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 0 आयोटा। तो ये बेटा स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो गई। अब यार किसी भी अगर नंबर को आप पढ़ते हो तो उसका भाई जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सारा कुछ पता होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जिन भी लोगों ने डेवलप किया, मतलब जैसे उसमें गॉस का योगदान है, आयलर का योगदान है, एरेगेंट का योगदान है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरा में कई सारे मैथमेटिशियन एक साथ मिलके इसमें योगदान दे रहे हैं, कई लोग इंडिपेंडेंट योगदान दे रहे हैं, तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस का वहां पे योगदान है। तो उन मैथमेटिशियन ने मतलब फाइनली डिसाइड क्या किया कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक अलजेब्रा है, अगर वो हम नहीं बता पाएंगे तो आगे कोई काम ही नहीं कर पाएंगे।
तो लोगों ने बोला कि भाई कैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना है। तो इस पे लोगों ने एक बात बोली, मैथमेटिशियन ने एक बात क्या बोली, भाई देखो, मतलब अब ये 450-500 साल पहले की बात है, तब तक साइंस ऑलरेडी बहुत कुछ डेवलप था, ठीक है ना? जैसे उन्होंने बोला कि अगर मैं आपसे बोलूं 2 प्लस एक्स में 7 प्लस एक्स को जोड़ना है, आप कर पाओगे? तो लोगों ने बोला बिल्कुल कर पाएंगे भाई, ये 9 प्लस 2x हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। 2 7 में ऐड होगा, x वाला x में ऐड होगा। फिर लोगों ने अच्छा मान लो अगर 2 प्लस एक्स में माइनस 5 प्लस 4x करना था, ये कर पाओगे? बोला क्या मजाक है भाई, 2 में से -5 जाएगा, -3 बचेगा, 4x प्लस x आपका 5x हो जाएगा। फिर लोगों ने बोला अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो x प्लस 2 में मैं x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा कर पाओगे? अब देखना कैसे कैसे कहानी चल रही। बोला क्या मजाक है, बिल्कुल यार, ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, x इंटू एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, 2 और ये बन जाएगा 2x प्लस 6, ये इवेंचुअली आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बन जाएगा। ठीक है, तो उन मैथमेटिशियन ने बोला बस इतना ही तुम्हें करना है, कभी भी तुम्हें आयोटा को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना है, जैसे तुम ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते थे x को लेके, सेम लॉजिक तुम्हें फॉलो करना है। तो अगर मैथमेटिशियन ने ऐसा बोला तो सामने बैठी ऑडियंस ने बोला अरे बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं यार, ये चीज तो हमें ऑलरेडी आती है। तो बेटा दुनिया में आप किसी भी चीज को अगर आप प्रपोज करते हो जिससे दुनिया थोड़ी सी बेहतर बन रही है, जिससे साइंस थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, बट वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल उटपटांग चीज होनी चाहिए। थोड़ा सा जो लोग कन्वेंशनली करते चले आ रहे हैं उसी चीज को प्रपोज करोगे तो लोग उसको मानेंगे। जैसे मान लो सबके घर में आरओ लगा हुआ है, तो अब मान लो किसी को मैं बताऊं कि यार पानी को कंजर्व करने के लिए आरओ का जो वेस्ट वाटर है उसको कहीं पे इकट्ठा कर लो, तो लोग इसको फिर भी थोड़ा बहुत मानेंगे। बात समझे? अब मैं मान लो ऐसा बोलूं कि नहीं, आरओ का जो वेस्ट वाटर है उसको इकट्ठा करके वहां से एक पाइपलाइन दौड़ा दो, उसको दोबारा टैंक में डाल दो। लोगों बोले फालतू की बकवास मत मारो यार, इतना खर्चा नहीं करने वाले। तो जब इस बात को प्रपोज किया गया कि आयोटा का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ठीक वैसे ही होता है जैसे कि ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन होता है, पूरी जनता इसको तुरंत मान गई, ऐसा हम करने को तैयार है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 3 प्लस 5 आयोटा था, उसमें मान लीजिए हमने बोल दिया 7 माइनस 9 आयोटा को ऐड करना है, तो भैया 3 वाला साथ में ऐड होके 10 हो जाएगा, 5 आयोटा में से 9 आयोटा जाएगा, -4 आयोटा बचेगा। यही मान लीजिए अगर घटाना होता, मैंने बोला कि मान लो 2 प्लस 7 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर -7 प्लस 5 आयोटा को घटा दो, तो बेटा देखो बिल्कुल वही ऐसे चल रहा है। 2 प्लस 7 आयोटा आपका यूं ही लिखा हुआ है, माइनस को अंदर लेके आते हैं तो आपका हो जाता है +7 हो जाता है, माइनस में 5 आयोटा हो जाता है। तो 2 प्लस 7 आपका 9 हो जाता है, 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी बड़ा ईज़ी काम है। फिर लोगों ने बोला कि मल्टीप्लिकेशन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, कि जैसे अगर मान लो हमने बोला कि लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 5 आयोटा है, इसमें -2 प्लस कुछ भी लिख दिया, मान लो 6 आयोटा का हमें प्रोडक्ट करना है। तो जैसा कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक उसी हिसाब से करना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -2 विल बी -6, 3 इंटू 6 आयोटा विल बी इक्वल टू 18 आयोटा, 5 आयोटा इंटू -2 will be -10 आयोटा, और 5 आयोटा इंटू 6 आयोटा will be equal to 30 टाइम्स आयोटा का स्क्वायर। -6 हो जाएगा, 18 आयोटा में से 10 आयोटा अगर जाएगा तो बेटा +8 आयोटा बचेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, -30 हो गया, तो -36 प्लस 8 आयोटा हो गया। तो लोगों ने बोला इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आता है, वही बात है यहाँ पे x लिखा हो चाहे आयोटा लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जोड़ना सीखा, हमने उनको घटाना सीखा, उनका हमने गुणा सीख लिया। अगला क्या बचता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करना होता है, क्यों डिवाइड करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बट उतना आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात बच्चा मैं आपसे बोलूंगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का
जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो भी है, सब कुछ अगर केवल ब्रैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है, तो इसका मतलब जो बच्चा, जो छोटी-छोटी जो आइडेंटिटीज आपने बचपन में पढ़ी, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल स्क्वायर, सारा का सारा आइडेंटिटी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में एज इट इज वैलिड होगा। और भाई आइडेंटिटी तो लोग, अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो मान लो 450 साल पहले आया, आइडेंटिटी तो 2000 साल से ऊपर पहले आ चुका है। बात समझे, मतलब बहुत ही साल, ट्रिग्नोमेट्री को आए हुए जब इतना साल हो गया कि 400 बीसी, 500 बीसी, ट्रिग्नोमेट्री को आए हुए जब 2500 साल हो गया, तो आप मेरे से बोलोगे सर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी कितने सालों से चल रहा होगा? बोलो, मैं तो यही बोलूंगा भाई बहुत सालों से चल रहा है, इसमें मत जाओ यार। तो अब एक फायदा क्या हुआ कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हर एक आइडेंटिटी भी वैलिड हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? सर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा वाई। इसी को एक लाइन और सॉल्व करो। दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 2xy आ रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा? तो इसका रियल पार्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई हमसे पूछे व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट बेटा आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो 2xy होगा। कोई अब भाई x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब, फिर से आइडेंटिटी आपकी वैलिड हो जाएगी। आइडेंटिटी जैसे क्या होती थी, अब a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी याद है ना? पहला टर्म लिखते थे a क्यूब, अगला टर्म लिखते थे 3a स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह आयोटा वाई लिखा है बेटा। उसके अगला टर्म लिखते थे 3a इंटू बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट टर्म क्या लिखते थे? प्लस बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब आयोटा क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। बात समझे? तो अब इसको भी अगर थोड़ा ढंग से लिखना हो, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला। आमतौर पे बेटा सारे रियल वाले पार्ट को एक साथ लिखते हो और आयोटा के कोफिशिएंट को एक साथ लिखते हो। बड़ी मतलब ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार। अगर मैं आपसे बोलूं 3 + x + 9 + 2x करना है, तो आप क्या करोगे? सर बेहतर तरीका है कि इसको एक साथ में लिख दो, 3x को एक साथ में लिख दो। सेम लॉजिक है ना भाई, तो ऐसा कोई नया काम थोड़ी ना कर रहे हैं। तो हमने बोला आयोटा स्क्वायर -1 है, तो हमने बोला x क्यूब्ड माइनस में आपका 3x इंटू वाई स्क्वायर एक साथ में आ जाएगा। और जो आयोटा का कॉफिशिएंट है बेटा, देख आयोटा का कॉफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है सेकंड वाले टर्म में, जो 3x स्क्वायर इंटू वाई है। और आयोटा क्यूब की वैल्यू याद है ना कितना होता था? आयोटा क्यूब होता था आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता था। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता था। तो जब आयोटा यहां से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? -y क्यूब। तो अगर हमसे कोई बोले व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब, सो दिस इज द रियल पार्ट। हमसे कोई बोले व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आयोटा का कोफिशिएंट विल बी द इमेजिनरी पार्ट। तो सारा आइडेंटिटी इसके केस में वैलिड होगा। यही नहीं बेटा, बाइनोमियल थ्योरम तक वैलिड होगा। अब जैसे जिन बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया है कि मान लो, अब जिनको नहीं आइडिया उनके लिए मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिनको आइडिया है कि अगर x प्लस आयोटा की होल पावर n को अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो, सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू n NCR। पहला वाला बाइनोमियल का टर्म है x, तो x की पावर में n माइनस r। दूसरा वाला टर्म है आयोटा y की पावर में r। तो जितना आपने बचपन से लेकर के अभी तक जितनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं, सारी की सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बाइनोमियल, इंक्लूडिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? वो सिंपली x प्लस वाई टू द पावर n का जनरल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है। सब कुछ वैलिड होता है। और चूंकि ये जो नॉलेज है, ये अभी जैसे आप लोग बचपन से आज तक जितना पढ़ते चले आ रहे हो, उसी नॉलेज को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको किसी भी कीमत पे किसी भी बंदे को कभी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज के 400-500 साल पहले यही चीज हुई कि भाई अगर ये पुरानी चीजों को ही थोड़ा सा
यूज करके कुछ नई चीज को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों ने बोला ठीक है यार, मतलब इतना चलेगा। बात समझे ना? तो यहां तक हो गई मल्टीप्लीकेशन की बात। मल्टीप्लीकेशन के बाद बेटा अगर अगली बात अगर डिवीजन की आती है, तो डिवीजन को कैसे किया गया, उसके लिए एक छोटा सा पहले आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। चाहूं तो अभी मैं आपको आधा अधूरा ऐसे बता दूंगा, बट उससे कभी डीप लेवल पे आप चीजों को सीख नहीं पाओगे। तो डिवीजन को कैसे करना है, क्यों डिवीजन करते हैं, उसका क्या रेलेवेंस है, सारी चीजों को सीखना है। तो डिवीजन को करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नहीं कि इसका उपयोग केवल डिवीजन को करने में है, डिवीजन के अलावा इसका बहुत सारा उपयोग रहेगा, बट डिवीजन इसका पहला उपयोग है। बात समझ में आती ना? तो पहला उपयोग क्या है भाई, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपको दिया है, तो इसके कॉन्जुगेट को आप लोग z बार लिखते हो, z बार को आप x माइनस आयोटा वाई लिखते हो। मतलब सिंपल तौर पे क्या करते हो कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई होती है। इन शॉर्ट द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट चेंजेस। मतलब जो आयोटा के साथ वाला टर्म होता है उसका साइन चेंज कर लो। अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। केवल आयोटा के साथ वाले टर्म का साइन चेंज होता है, बाकी कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, अब ये बार इसको हम z बार पढ़ते हैं या z कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा का हमें कॉन्जुगेट लेना है। 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, +3 आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा। 1 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है, 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, -2 आयोटा +2 आयोटा हो जाएगा। 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है, आयोटा की जगह बेसिकली माइनस आयोटा रखना है, तो -3 आयोटा हो जाएगा। 2 आयोटा +1, ये -2 आयोटा +1 हो जाएगा। 2 का कॉन्जुगेट लेना है, इसमें आयोटा का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट को लेने से। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि आयोटा की जगह अगर आप माइनस आयोटा का रिप्लेसमेंट कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा तुम्हें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, और ये जो नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पुराने वाले का कॉन्जुगेट होता है। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा का रिप्लेसमेंट करने पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलता है वो पुराने वाले का कॉन्जुगेट होता है। देखिए सारे केसेस में हमने वही काम किया है, सारे केसेस में हमने वही काम किया है। अब कॉन्जुगेट की उपयोगिता बहुत ज्यादा, बट पहली उपयोगिता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने में अपनी हेल्प करता है। अच्छा, डिवाइड करने में आपकी हेल्प कैसे करता है उस बात को भी समझिए। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा वाई है, उसको मान लो अगर हमने x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कॉन्जुगेट है, तो आपको पता है कि सर बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी वैलिड होगी। जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो 100% वैलिड होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर, बी अब माइनस में, अब बी की जगह आयोटा वाई है तो माइनस का साइन लगाया, माइनस में आयोटा वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा। अब होल स्क्वायर को यहाँ पे कर दो, तो दिस विल बिकम आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बच्चा आयोटा स्क्वायर क्या होता था, -1 होता था, मतलब इवेंचुअली आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और ये वाली चीज को हम बहुत ज्यादा डिवीजन में यूज करते हैं, इस वाली चीज को हम बहुत ज्यादा डिवीजन में यूज करते हैं कि x प्लस आयोटा वाई का प्रोडक्ट x माइनस आयोटा वाई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो डिवीजन आपके लिए मजाक होगा। जैसे एक मैं आपसे छोटी सी बात बोलूं, अब कुछ कुछ पहले कुछ कुछ चीजों का जवाब दीजिए आप लोग। -2 + 3 आयोटा को मान लो हमने -2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, बाजू में उसका कॉन्जुगेट लिखा है। आंसर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पे एक्स तो एक्स है, वाई क्या है, आयोटा का कॉफिशिएंट है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा -2 का स्क्वायर प्लस, अब देख बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आयोटा का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ पे -3 है, तुम कुछ भी लिख लो, तुम कुछ भी लिख लो। बोल भाई आयोटा का कॉफिशिएंट लिखना है, आयोटा के साथ नहीं लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बनेगा 4 + 9, ये आपका 13 के बराबर आ जाएगा।
बात समझ में आती है? तो अब इसपे मैं हजारों एग्जांपल लिख सकता हूँ और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात कभी भी नहीं होने वाली। मैंने बोला माइनस आयोटा प्लस 1 को प्लस आयोटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक दूसरे के पहले कॉन्जुगेट होने चाहिए। कॉन्जुगेट का मतलब एक ही अंतर होगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखा होगा। अब यहाँ पे x की जगह तो 1 है, तो x की जगह तो 1 है तो हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है? तुम बोलोगे सर इस वाले में आयोटा का कोएफिशिएंट +1 है, इस वाले में -1 है, हम कौन सा ले लें? मैं बोलूंगा बेटा कुछ भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर ही करना है, 2 नहीं आ जाएगा। तो मतलब x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। समझे ना? भाई दोनों में देखो रियल पार्ट हमेशा सेम होगा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो रियल पार्ट तो दोनों में x था। आयोटा का कोएफिशिएंट एक में प्लस वाई होगा, एक में माइनस वाई होगा। बट यहाँ पे चूंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो या फिर माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हो। तो ये कॉन्जुगेट का कंसेप्ट ने हमारी डिवीजन करने में बहुत हेल्प की। और डिवीजन की जरूरत भी क्यों पड़ी, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे आप लोग समझिएगा, जैसे मान लो बेटा एक, भाई देखो डिवाइड करना हमेशा से ही इंपॉर्टेंट था। बचपन में जब तुमने जोड़ना घटाना सीख लिया तो उसके बाद डिवीजन का कंसेप्ट आया कि भाई 3 को 2 से डिवाइड भी किया जा सकता है, 1.5 आता है। और क्या ये कंसेप्ट बकवास है क्या कि इसका उपयोग नहीं है? बहुत ज्यादा उपयोग आप हमेशा देखते हो। बात समझे ना? एक केक को 4 लोगों में बराबर दिया जा रहा है, सबको 1/4 मिल रहा है, 0.25 ऑफ द केक मिल रहा है, तो उपयोग तो है ना। और इसी डिवीजन को डिफाइन करने के चक्कर में रैशनल नंबर का कंसेप्ट आया। लोग तो भाई इंटीजर के साथ खुश थे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर है। लोग तो इंटीजर्स के साथ खुश थे। इसी डिवीजन के चक्कर में लोगों ने बोला भैया इंटीजर से बड़ा सेट एक लेना है, जिसको हम फिलहाल बोल देते हैं रैशनल नंबर। इंटीजर से बड़ा सेट लेना है जिसको बोल देते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या हुआ कि सारे के सारे इंटीजर्स तो हैं ही हैं और इंटीजर के अलावा भी बहुत कुछ लोग हैं जो कि डिवीजन के प्रोसेस को जो है जस्टिफाई करते हैं। बात समझे ना? तो अब हुआ क्या कि इसे मान लो बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करो। तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था -7 + 5 आयोटा और मान लीजिए यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 + 2 आयोटा। अब इसको डिवाइड करना है और डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? देख बेटा, किसी ने बोला इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम रियल पार्ट बता दो, किसी ने बोला इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम इमेजिनरी पार्ट बता दो। तो भाई जो भी मैथमेटिशियंस थे, मास्टर अरेगेंट, गॉस, आयलर, उन लोगों ने क्या बोला था? उन लोगों ने बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो तो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म का होता है, जहां पे x और y रियल नंबर होता है। आयोटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। अगर आयोटा ही डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सारी डेफिनेशन हो जाएगी फेल। मतलब अगर अच्छा ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बेसिकली क्या हो गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब तक हम इस फॉर्म में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। वो अलग बात है कि x की जगह 20/9 भी हो सकता है, y की जगह 50/√5 भी हो सकता है, वो सब मैटर नहीं करता। बट हमेशा x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म का आना चाहिए। मतलब बात क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आयोटा का हमें एक ही टर्म चाहिए और वो टर्म हमें न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तो अब जैसे इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, सर कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आयोटा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको हमें गायब करना है। तो गायब करने के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता पाएंगे, पर्सपेक्टिव से फिर लोगों ने वही बोला, ऊपर भाई -7 + 5 आयोटा लिखा हुआ है, नीचे वाली चीज हमें बड़ी तकलीफ दे रही है, 3 + 2 आयोटा। नीचे आपका 3 + 2 आयोटा लिखा था। अब लोगों ने क्या बोला, इसके कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 - 2 आयोटा से। और ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, वही चीज ऊपर लिख दो जिससे कि सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए। अब
टारगेट सुनना क्या था? टारगेट था नीचे आयोटा नहीं दिखना चाहिए किसी भी कीमत पे। अच्छा, क्या नीचे से आयोटा गायब हुआ सर? बिल्कुल गायब होगा, ये अभी आपने बताया है। x प्लस आयोटा y का x माइनस आयोटा y के साथ प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा। y तुम चाहे +2 लो, चाहे -2 लो, y का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो नीचे तो 9 + 4 आपका 13 बन जाएगा। भैया नीचे से आयोटा गायब हो गया ना, इसीलिए हम लोग डिवाइड कर रहे थे ना। और नीचे आयोटा गायब होने के बाद थोड़ा सा लफड़ा क्या हुआ, ऊपर 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट आ गया। मल्टीप्लीकेशन हमें ऑलरेडी आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, -7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -21 प्लस 14 आयोटा, -7 इंटू -2 आयोटा विल बी +14 आयोटा। 5 आयोटा से 3 को मल्टीप्लाई किया विल बी इक्वल टू 15 आयोटा। आराम आराम से लिखते हैं। 5 आयोटा से -2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया दैट विल बी -10 आयोटा का स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लेते बेटा। z की वैल्यू देख बेटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये टर्म आपका हो जाएगा +10। यस और नो? +10 हो गया। और 10 में से 2 अच्छा ये 21 लिखा है। 10 में से 21 गया, क्या बचेगा? -11। तो ऊपर बचा एक तो -11। 15 + 14 कितना होता है? 29। -11 प्लस आयोटा टाइम्स 29 बच रहा है, नीचे 13 है तो 13 को मान लो आप ऐसे भी लिख दो। अब बताओ क्या समझ में आता है? अब ये आ गया ना बेटा x प्लस आयोटा y के फॉर्म का, आ गया ना x प्लस आयोटा y के फॉर्म का। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि अगर हमसे पूछा जाता था रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z, विच z कैसे दिया था? दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के फॉर्म में दिया था। रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी -11/13 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी इक्वल टू 29/13। तो कॉन्जुगेट के कंसेप्ट ने हमारी हेल्प की किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने में बेसिकली, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x प्लस आयोटा y लिखा है तो वहां से हमें आयोटा को गायब करना है। उसको गायब करने के लिए आपको x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई करना है। चूंकि x प्लस आयोटा y का x माइनस आयोटा y के साथ जो प्रोडक्ट हो जाता है, वो प्रोडक्ट बेटा आपका प्योरली रियल नंबर आ जाता है। प्योरली रियल नंबर हमेशा आएगा, हाँ या ना? ठीक है, और उसी चीज का हमने उपयोग यहाँ पे किया डिवीजन में। अब इससे हमें बात क्या कंफर्म हो गई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पक्का कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के लिखा हो, चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा के लिखा हो, चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी लिखा हो। कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आगे और भी आएगा प्रॉपर्टीज के फॉर्म में, बट फिलहाल ये एक छोटी सी चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा। छोटी सी चीज मतलब जिसका उपयोग थोड़ा बहुत यहाँ पे होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसको थोड़ा सा समझते हैं। कॉन्जुगेट का हमें इंट्रोडक्शन हो चुका है, आगे जो यूज होगा देखा जाएगा। मॉडुलस का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। अब मॉडुलस के इंट्रोडक्शन के लिए क्या है, एक छोटी सी बात आप लोग समझिए। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एरेगेंड, मतलब इनको कई बार हम लोग सम्मान से मास्टर मास्टर एरेगेंड बोलते हैं। तो मास्टर एरेगेंड ने कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन दिया कि जैसे अब होता नहीं कि रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे दिखाते हो, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया एंड सो ऑन। तो कोई भी रियल नंबर होता है उसको बेटा आप क्या करते हो, नंबर लाइन पे दिखाते हो। तो मास्टर एरेगेंड ने ठीक उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है बोला कि हम इसको एक्स वाई प्लेन पे दिखा सकते हैं। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब सुनना। तो मास्टर एरेगेंड देखिए बातें आप क्या बोल रहे हैं। बेटा जो कोऑर्डिनेट वाला जो यूनिट है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो मतलब मैथमेटिक्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट में आता है। मतलब यूक्लिड वगैरह के जमाने से लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यूक्लिड मतलब कितने बहुत ही पुराने मैथमेटिशियन है जो मतलब जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री वगैरह आप पढ़ते हैं।
तो मतलब वो हजारों साल पुराना कंसेप्ट है। तो मास्टर रेगन ने एक बात बोली कि ये जो आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है, जो एक्स वाई प्लेन होता है, उसी के सिमिलर कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखा सकते हैं। लोग बड़ी ध्यान से इनकी बात को सुन रहे थे कि मास्टर रेगन क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि इस वाली एक्सिस को आमतौर पे आप एक्स एक्सिस बोलते हो, इस बार इस चीज को हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। इस वाली चीज को आप लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हो, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। फिर मास्टर रेगन ने क्या बोला कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है, तो इक्विवेलेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू द पॉइंट x कॉमा वाई। वो x कॉमा वाई वाले पॉइंट के इक्विवेलेंट होता है। और किसी पॉइंट को बेटा प्लॉट करना सबको आता था। मतलब ये तो बहुत, जैसे वही बात है, मैंने बोला अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैंने बोला भैया 1,2 कहां पे होगा, बोलोगे सर ये 1,2 पहले क्वाड्रेंट में होगा। मैंने बोला -5,3 कहां पे होगा, बोलोगे सर -5,3 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मैंने बोला कि -1, -2 कहां पे होगा, बोलोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, चूंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। मैंने बोला +3, -5 कहां पे होगा, बोलोगे +3, -5 यहाँ पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मास्टर एरेगन ने इसी बात को बोला, जैसा आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट को जैसे प्लॉट करते चले आ रहे हैं, ठीक उसी हिसाब से आप x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को x कॉमा वाई पॉइंट के इक्विवेलेंट लेके आप प्लॉट कर सकते हो। तो लोगों ने बोला कि चलो यार ये तो बहुत पुराना आइडिया है, अगर मास्टर एरेगंड ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इस बात को मानने में। तो आमतौर पे अगर मान लो कोई भी, अब देखो एक बार आप समझना, ये x कॉमा वाई एक पॉइंट होता, ये x कॉमा वाई एक पॉइंट होता अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो आप बचपन में भी कर चुके हो ना। तो आप क्या बोलते कि भैया ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, x हो जाता, और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाता, ये वाला डिस्टेंस आपका y हो जाता। ये बचपन में कर चुके कि नहीं कर चुके, ये x हो जाता, ये y हो जाता। तो ये कोऑर्डिनेट में यही काम करते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस आयोटा वाई है, वो कोई नई चीज नहीं है, वो सिंपली x कॉमा वाई पॉइंट को प्लॉट करने का एक नया तरीका है। और ये बात मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूं, जस्ट बच्चा लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना। जैसे सबसे बचपन में हमने बोला कि किसी पॉइंट के पोजीशन को ऐसे x कॉमा वाई लिखते हो, धीरे धीरे आप 11वीं क्लास में आप बढ़े होगे, तो 11वीं क्लास में टीचर ने आपको फिजिक्स में एटलीस्ट थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में बताया होगा। तो वेक्टर क्या था कि इसी पॉइंट जो x कॉमा वाई, जो बचपन में जो x कॉमा वाई हम देखते थे, इसी पॉइंट x कॉमा वाई को ऐसे आप ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दो, और ये वाला जो वेक्टर है उसी को बोलते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो कि बेसिकली इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो जाता था। तो वही सेम पॉइंट x कॉमा वाई था, उसको ओरिजिन O से ज्वाइन करके हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते थे, सेम पॉइंट को बोलने का नया तरीका। यही x कॉमा वाई को पोलर कोऑर्डिनेट, जिन बच्चों को आइडिया हो, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता था कि अगर O से लेकर के P का डिस्टेंस अगर r के बराबर, ये वाला एंगल अगर थीटा के बराबर है, तो कोऑर्डिनेट में ही इसी पॉइंट P को कई बार हम r कॉमा थीटा के फॉर्म में भी लिखते थे। इतना ही नहीं, इसी पॉइंट P x कॉमा वाई को जब आप आईआईटी में पहले सेमेस्टर में जाओगे, दूसरे सेमेस्टर में भी आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी। इसी पॉइंट P x कॉमा वाई को तुम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे कि दिस इज द मैट्रिक्स x कॉमा वाई। तो एक ही पॉइंट को लिखने का मैथमेटिक्स में कई सारा तरीका होता है। सबसे बेसिक तरीका क्या था, पॉइंट को पॉइंट के फॉर्म में लिखना, जो बचपन में सवाल आता था कि -3, -5 किस क्वाड्रेंट में, भैया थर्ड क्वाड्रेंट में, कैसे प्लॉट करना होता है वो आपको पता था। तो एक ही पॉइंट को लिखने के कई कई तरीके हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट representation of a point in xy plane in a slightly different way।
डिफरेंट वे भी कुछ नहीं बेटा। जब वेक्टर की दुनिया आती थी तो इसको आप बोल देते थे कि ये आई कैप इसके अलोंग एक वेक्टर है, बोलते थे जे कैप इसके अलोंग एक वेक्टर है। जो एक्स और वाई एक्सिस होता था उसको आप आई कैप वाला और जे कैप वाला यूनिट वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन कर देते थे। हाँ या ना? बात समझ में आती? तो यहाँ पे मास्टर रैगन ने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कुछ भी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का जस्ट एक नया तरीका है। अब नए तरीके पे उन्होंने दो छोटे-छोटे टर्म को डिफाइन किया। एक छोटा टर्म बेटा उन्होंने डिफाइन किया, अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। एक छोटा-सा उन्होंने डिफाइन किया ओ से पी का डिस्टेंस। तो अब उन्होंने बोला अच्छा ये बता दो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पी का डिस्टेंस निकाल सकते हो? तो डिस्टेंस फार्मूला भाई इसमें तक सबको आता था। उन्होंने बिल्कुल सही बात है भाई, x कॉमा y से अगर हम 0,0 का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तो मास्टर एरेगेंट ने बोला कि इस चीज को आप मॉड ऑफ z बोल दो या फिर इसको r बोल दो। तो मॉड ऑफ z क्या होता है बेटा? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सिंपली ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होता है। पहली बात मास्टर एरेगेंट ने बोली। सेकंड बात उन्होंने बोला कि ये जो एंगल थीटा बना रहा है, इस एंगल थीटा को आप लोग आर्गुमेंट बोल दो। इस एंगल थीटा को आप लोग आर्गुमेंट बोल दो। ठीक है? अब बेटा एक बात आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। तुरंत हम लोग मॉडुलस और आर्गुमेंट को अगर पूरी तरीके से शुरू कर देंगे या कॉन्जुगेट को, तो यहीं पे सबसे बड़ा बच्चे का एरर होता है। बच्चा हमेशा ये समझता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन केवल भयानक भयानक चीजों पे आएगा, जबकि बेटा मोर देन लगा लो 40% क्वेश्चन सिंपल ज्योमेट्री पे आधारित होते हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एरोगेंट प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो आप इतना तो मानोगे कि अभी मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, इतना तो मानोगे ना कि जो अभी तक हमने पढ़ा दिया वो सब समझ में आया और उस पर कोई भी चीज तुमसे होनी चाहिए। हाँ या ना? अब इसके बाद बेटा इमीडिएटली मैं उन सवालों को उठाने वाला हूँ, जिन सवालों को देखने के पहले आपकी हालत खराब हो जाती थी। अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर, मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था। होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो, मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा। तो इसीलिए सबको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे? और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। बट कुछ कुछ बातें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। हमें मॉडुलस का इंट्रोडक्शन पता है, मॉडुलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओपी मॉड ऑफ जेड आर के बराबर होता है। हमें आर्गुमेंट बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया कि भाई ये एंगल कुछ कुछ है और बाकी हमें कुछ पता नहीं। हमें कॉन्जुगेट भी बेसिक लेवल पे पता है। हमें कॉन्जुगेट भी बेसिक लेवल पे पता है कि अगर z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो z बार कितना होता था, x माइनस आयोटा y होता था। इंटरेस्टिंग बात एक और देखना, z इंटू जेड बार मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। कुछ रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो अंडर रूट था वो मॉड ऑफ z के बराबर था। तो एक बात हमें और पता है कि z इंटू जेड बार मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर होता है। इन चीजों को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जिनमें केवल इतनी ही नॉलेज लग रही जितनी नॉलेज मैंने आपको दे दी। उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद हम लोग कॉन्जुगेट को थोड़ा सा और डीप लेवल पे प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, मॉडुलस को थोड़ा सा और डीप लेवल पे प्रॉपर्टीज वगैरह,
आर्गुमेंट को थोड़ा सा और डीप लेवल पे पढ़ेंगे। बट दिक्कत बच्चे के साथ क्या है ना, दिक्कत बच्चे के साथ यही होती है कि जो बेस लेवल के कंसेप्ट है, जहां से सब चीजों की शुरुआत होती है, वो तो पढ़ते वक्त बच्चा मटरगश्ती के मूड में होता है, बोलता है अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा उसी बेस लेवल में हल्का फुल्का नमक मसाला जाल डाला जाता है, अब बच्चा सोच रहा हम पहचान ही नहीं पा रहे कि कहाँ पे क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। अब तुम थोड़ा सा इस पे देखना, जेई मेन और जेई एडवांस में केवल इतनी चीज पे बेटा भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। इनफैक्ट मैं बता दूं, आज का लेक्चर कोई बच्चा केवल अटेंड कर ले, वो जेई मेन का करीब करीब लगा लो 30 से 35% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएगा, अगर उसको क्वेश्चन में सिलेक्ट करके दे दूं ये तुम सॉल्व कर लो। और इतना ही नहीं, जेई एडवांस के भी 25% सवाल बच्चा केवल इतनी नॉलेज के बेसिस पे लगा सकता है, और अभी बच्चे को आर्गुमेंट का ए तक ढंग से नहीं पता है। मॉडुलस में केवल पता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कॉन्जुगेट में केवल ये पता है कि अच्छा आयोटा की जगह माइनस आयोटा वाई रखना होता है। बट यही बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाने का अंकित सर का तरीका है कि भाई अगर एक लेवल पे कुछ बेस कंसेप्ट को बताओ, बच्चे के दिमाग में घुसाओ, और तुरंत उसका यार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बच्चे से, भले मुश्किल क्वेश्चन हो, बच्चे से सॉल्व करो, बच्चे का लेवल बढ़ाओ। बच्चा बोलेगा कि सर अब इतने तक में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, सर थोड़ा सा और नॉलेज दो जिससे और मजा आएगा। यस और नो? सही बात है ना? तो इसी बात में बेटा शुरू करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस को। अच्छा, क्वेश्चन को शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना हम लोग सीख चुके हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट आपका स्क्वायर रूट का आता है, जो कि मतलब जेई में कई कई बार स्लाइटली थोड़ा सा कम यूजफुल हो सकता है, बोर्ड में इसका ज्यादा यूज होता है, और ऐसा कुछ नई बात नहीं है। स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट में क्या है, अब अगर हमें अंडर रूट ऑफ 8 + 6 आयोटा निकालना था, भैया देख एक बात बता, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाने पे कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, गुणा करने पे कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने पे भी कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने पे भी कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि अंडर रूट ऑफ x + 6 आयोटा, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y के बराबर था, और ऑब्वियस सी बात है बेटा यहाँ पे x और y दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो। जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना, जेई में इसका उपयोग कैसे होगा, बोर्ड में तो पूरा करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करोगे आपका ये हो जाएगा 8 + 6 आयोटा हो जाएगा। इस चीज का होल स्क्वायर मैं बता चुका हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आप। दिस विल बी इक्वल टू x² - y² प्लस आयोटा टाइम्स 2xy हो जाएगा, हाँ या ना बेटा? अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ भी बोलने के पहले एक चीज और बता देता हूँ, रुको रुको रुको, क्योंकि ये मतलब हालांकि अभी लोगों को वैसे भी वो चीज समझ में आती है, फिर भी बता देता हूँ। एक मैं बेटा चौथी चीज में लिखता हूँ। चौथी चीज ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो बेटा दो पॉइंट के लोकेशन सेम होने का मतलब क्या होगा कि भैया उनका x कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। हाँ यार, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली एरेगेंड प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन है। अब हमने बोला P का लोकेशन, अब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, क्या P और उसका लोकेशन बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसका लोकेशन P के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। आया ना? तो यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने का मतलब हो गया उन दोनों पॉइंट का x और y दोनों कोऑर्डिनेट मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई x1 होना चाहिए x2 के बराबर, एट द सेम टाइम y1 y2 भी आपका बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? समझे ना? तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने का इकलौता यही मतलब होता है। एक और बात लिख देता हूं, एक बात बता दे बेटा, मैं अगर तेरे से एक बात बोलूं, एक पॉइंट यहां पे ए है और एक पॉइंट पी है, मैं बोलूं ए का लोकेशन इज मोर देन पी का लोकेशन, या फिर मैं बोलूं ए का लोकेशन इज लेस देन पी का लोकेशन, क्या इन चीजों का कुछ मतलब बनता है? मैं बोलूं आपसे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, 3 है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो 5, 2 है, क्या कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया जा सकता है? क्या कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया जा सकता है? क्या आप बोल सकते हो कि इनका कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट से बड़ा है? ये तो वही बात हो गई भाई, आपके घर का कुछ गूगल लोकेशन है,
मेरे घर का कुछ गूगल लोकेशन है, अब तुम दो गूगल लोकेशन को कंपेयर कर रहे हो, वो भी मैथमेटिकली। अंकित सर के घर का गूगल लोकेशन इज बेटर देन मेरा वाला गूगल लोकेशन। तो भैया वो कोऑर्डिनेट्स है, सिंपली कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर नहीं करते। इसी वजह से बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में Z1 Z2 से बड़ा है, Z2 Z1 से छोटा है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है x1 प्लस आयोटा y1, अब यहाँ पे ग्रेटर लेस कुछ भी लिखा हो सकता है, इज ग्रेटर देन x2 प्लस आयोटा y2। पहली बात तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, इसका मतलब एक ही केस में बन सकता है। वो केस क्या है भैया, ये रियल में इमेजिनरी पार्ट कुछ हो ही ना, तभी इसका मतलब बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा हम इनइक्वालिटीज की कभी बात नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनइक्वालिटीज की कभी बात नहीं करते हैं। इनइक्वालिटीज का मतलब तभी बन सकता है ओनली व्हेन y1 y2 0 रहा हो। ये मान लीजिए y1 था, ओनली व्हेन जब y1 y2 0, भाई y1 y2 अगर 0 हो गया तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो रियल नंबर में परिवर्तित हो जाएगा, 5 7 9 15 -3 -2 टाइप का। यस और नो, और रियल नंबर में कंपैरिजन होता है। तो ये कंसेप्ट बताता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस कंसेप्ट इज टेलिंग यू दैट इनइक्वालिटीज डू नॉट मेक एनी सेंस इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो सेंस बना रहे हैं वो तभी संभव है जब आयोटा वाला टर्म दोनों साइड पे नहीं आ रहा। और ये सारी बातें आपको समझ में आती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। बात समझे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो भाई स्क्वायर रूट वाली बात तो हम लोग कर रहे थे, अब यहाँ पे वो कंसेप्ट कैसे लगता है, एलएचएस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आरएचएस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। वो तभी संभव है जब रियल वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो रियल के बराबर हो। जो आयोटा का कॉफिशिएंट 2xy है, यहाँ पे 6 है, तो 2xy 6 के बराबर हो, मतलब xy की वैल्यू 3 के बराबर हो। अब बेटा दोनों जगह से आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तरीका आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई यहां से y की जगह 3/x ऊपर डाल दिया, x की वैल्यू को निकाल लिया। मान लीजिए अगर मैं ऐसा कुछ करता तो क्या होता, आमतौर पे ऐसा आप बोर्ड में करते नहीं हो, फिर भी अब यहाँ से अपना बेसिक टारगेट क्या है, x और y को हमें निकालना है, दैट्स इट। तो हमने बोला y की जगह हमने 3/x, भाई दो इक्वेशन दो अननोन को हम चाहे जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करें, कौन हमें मना करेगा। ध्यान ये रखिएगा कि x और y फिलहाल दोनों रियल नंबर को बिलोंग करता है। x के तौर पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, y के तौर पे कोई मतलब आयोटा वाला टर्म या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। x और y दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब ये रियल नंबर में इक्वेशन आ गई एक हिसाब से, x और y रियल नंबर है और एक हिसाब से ये रियल नंबर में इक्वेशन आ गई, हाँ या ना। तो y की जगह 3/x ऊपर डाल देते तो आपका बनेगा x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो बेटा, तो ये बनेगा x टू द पावर 4 माइनस 9/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर बनेगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो बन जाएगा x टू द पावर 4 माइनस में 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चे ना। अपन को x और y निकालना था, x आ जाएगा, y ऑटोमेटिक निकाल ले जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देते हैं, समझे ना भाई। एक्स स्क्वायर की जगह तुम चाहे t डाल दो, मैं तो डायरेक्ट लिखता हूं। मुझे पता है कि इसका एक फैक्टर बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर की जगह t डालता तो एक फैक्टर बनता t माइनस 9, अगला फैक्टर बनता t प्लस 8 t प्लस 1। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बता बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के 0 होने का मतलब x की वैल्यू 3 हो गई या x की वैल्यू माइनस 3 हो गई। क्या ये 0 हो सकता था, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता था? तुम बोलोगे सर बिल्कुल हो सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तुम बोलोगे सर प्लस माइनस आयोटा रख दें, क्या दिक्कत है? ना 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 ना, जब हमने बोला था कि इसका स्क्वायर रूट x प्लस आयोटा y के बराबर है तो उसमें x और y रियल नंबर था। अब x और y बेटा दोनों रियल नंबर है, आप नोटिस करो ना, ये इक्वेशन रियल नंबर में इक्वेशन थी।
हमने जब अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 6 आयोटा को हमने इसके बराबर किया, दोनों साइड में स्क्वायरिंग की, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन है। जब हमने रियल वाले पार्ट को कंपेयर मारा, इमेजिनरी वाले पार्ट को कंपेयर मारा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इक्वेशन थी वो दो रियल नंबर की इक्वेशन में परिवर्तित हो गई। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। तो मतलब ये नॉट पॉसिबल। अब अगर x3 है, अब बेवकूफी मत करना कि यहां पे डालो x3। अगर x3 यहां पे डालोगे तो फिर y की दो वैल्यू आएगी, बकवास बहुत मचेगा। समझे ना? अगर x3 है तो y यहां से निकालो, क्योंकि ये वाला बंदा y की एक ही वैल्यू देगा। अब इस वाले में अगर x3 यहां पे डालते तो y की वैल्यू आपकी +3 भी आती, +1 भी आती, -1 भी आती। फिर तुम्हें देखना होता है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे बेहतर क्या, ऐसे ही को यूज करो, y की जगह 3/x। तो y की जगह 3/3 मतलब y = 1 आ गया। x अगर -3 है तो इसी भाई साहब को यूज कर रहे हैं, y डायरेक्ट दे रहा है, मतलब दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करें, बाकी कुछ भी नहीं भाई। -3 डाला तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो हमें क्या समझ में आता है बेटा, ये जो अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 6 आयोटा था, इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है। एक वैल्यू जो है वो है 3 प्लस आयोटा टाइम्स 1, दूसरी वैल्यू है -3 प्लस आयोटा टाइम्स -1। ये इसकी दो वैल्यू। तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने का प्रोसेस होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में करते क्या है कि x² - y² दिया है, बोलते हैं वहां से x² + y² निकाल लो। हालांकि आंसर बिल्कुल सेम आता है, स्टैंडर्ड तौर पे बोर्ड में आमतौर पे यही किया जाता है। भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज अपन लोग कर चुके थे, बात समझे ना? और फिर ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बेसिक तौर पे क्या लिखा है कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर + 4ab के बराबर होता है। अब ये आइडेंटिटी बच्चा जब हम लोग लगाते हैं तो हमें x² + y² आ जाता है। अब नोटिस एक बात फिर से करना, इसमें बच्चा वही गलती करता है, x² + y² होल स्क्वायर 100 के बराबर आ रहा है। अब बच्चा बोलता है सर यहाँ पे हमने -10 क्यों नहीं लिखा? x² + y² हमने +10 ही क्यों लिखा है, -10 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चा गलती शुरुआत में ही कर रहा होता है। जब भैया तुमने इसको लिखा तो तुम लिख दो साफ-साफ कि x और y रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना यार। कंसेप्ट क्लियर रखो। अब वहां से x और y आ गया, आंसर आपका सेम आ जाता है। बात समझे? तो ये स्क्वायर रूट को निकालने का बच्चा ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस सबको आना चाहिए। ये प्रोसेस सबको आना चाहिए और इसकी उपयोगिता भी है। देखिए, एक बात मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर रूट तुमसे नहीं पूछ सकता है, क्योंकि तुम ऑप्शन चेक हमेशा लगा लोगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट स्क्वायर रूट तुमसे कभी नहीं पूछेगा। जैसे एक मैं छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, मान लो ये सवाल तुम भूल जाओ। मान लो कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आया, उसने बोला कि एक मैं छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं 20, ठीक है ना? रुको 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 रुको, एक छोटा सा मैं सवाल लिख रहा हूं। मैंने बोला अंडर रूट ऑफ 12 +16 या -16 आयोटा बता दो। अंडर रूट ऑफ 12 - 16 आयोटा की वैल्यू बता दो। थोड़ा ढंग से लिख देते हैं बेटा इसको। मैं अंडर रूट ऑफ 12 - 16 आयोटा की वैल्यू बता दो। अब मान लो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आ गया और मान लो मैं दुनिया भर के मैंने ऑप्शन मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है ना? दुनिया भर के ऑप्शन मैंने लिख के रखे हैं। मैंने एक मान लो लिख के रखा है कि 4 - 2 आयोटा। दूसरा ऑप्शन हमने लिख के रखा है 4 + 2 आयोटा। अगला ऑप्शन हमने लिख के रखा है 2 + 4 आयोटा। उसके अगला ऑप्शन हमने लिख के रखा है 2 - 4 आयोटा। अभी मैं कुछ भी आपसे पूछ लूं, भाई प्रोसेस तो हम लोग लगा ही सकते हैं, बट बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा आ गया तो प्रोसेस कौन लगाएगा? भाई अगर ए ऑप्शन करेक्ट है, अगर अगर इफ ए इज करेक्ट, अगर ए करेक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि वो बोल रहे हैं कि 12 - 16 आयोटा का अंडर रूट जो होना चाहिए 4 - 2 आयोटा के बराबर होना चाहिए। हाँ या ना?
मतलब दोनों स्क्वायरिंग करने पे भी दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि 12 माइनस 16 आयोटा जो होना चाहिए 4 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब ये बता दो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर करना क्या बड़ी बात है तुम्हारे लिए? ये सर ये तो बहुत बड़ा मजाक है। भाई x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x वाई। तो मन में कर सकते हैं। यकीन मानिए सवाल मैंने भी आपके सामने आपके लिए मैंने मन में बनाया है। तो भाई क्या हो जाएगा? ये होगा 16 और अब या तो अगर कुछ नहीं याद है तो भी कर लो। 4 का स्क्वायर, ये 4 आयोटा का स्क्वायर 16 माइनस 4 बनेगा और आयोटा इंटू 4 इंटू माइनस 2y बनेगा। हाँ या ना? बोलो भाई। अच्छा ट्वाइस ए बी वाला टर्म था ना, एक 2 और लिखना पड़ेगा बेटा। तो आपका बनेगा 12 माइनस 16 आयोटा। अब यानी भाई ए वाला ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। ए वाला ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। बात समझ में आती? एक इतना ही नहीं, अब तुम एक बात और नोटिस करो, अगर यहां पे मान लो प्लस माइनस हो जाता, 4 के आगे +4 होता चाहे -4 होता, तो क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता कि ये प्लस हो जाता। ये जो 12 माइनस 16 आयोटा वो 12 प्लस 16 आयोटा हो जाता। तो पॉइंट बेटा देखो मेरा यहाँ पे बहुत सिंपल है कि जैसे हमसे कोई बोले ये किसका स्क्वायर रूट था, तो मन में मैंने इसका स्क्वायरिंग किया। मन में स्क्वायर करने पे 16 माइनस 4 12 और ट्वाइस ए बी वाला टर्म आपका 16 आयोटा बन रहा है। मतलब दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 16 आयोटा। हमसे पूछे किसका स्क्वायर रूट था, तो फिर से हमने मन में किया। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब -12 बचेगा और ट्वाइस ए बी वाला टर्म प्लस में 16 आयोटा, मतलब दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 आयोटा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर ऐसा गलती से कोई क्वेश्चन बना दिया कि भैया इसका अंडर रूट बता दो, तो बच्चा वहां पे ऑप्शन चेक जो है सबसे स्मार्ट सबसे बेहतर मेथड होगा। समझ में आती है? ठीक है ना? और इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मतलब ये प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जहां पे ऑप्शन चेक का कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा है तो क्या करोगे? तो जुगाड़ के चक्कर में क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ के चले आओगे। तो फंडे सारे पता होने चाहिए। अब जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन एम आपके लिए लाया हूं। अब हम कुछ और जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे जो केवल इतनी नॉलेज पे आधारित होगा। बच्चे एक बात आपको मैं, अब जैसे जेई मेन 2026 का सवाल है, जेई मेन 2026 का सवाल है। एक बात मैं आपको छोटी सी पहले बता देता हूँ, कुछ भी शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। बेटा जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में फंडे बताए हैं, क्वाड्रेटिक में जो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी बताया है, अगर मान लो मैं बोल दूं अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू में Z स्क्वायर लिखा हुआ है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू में Z लिखा हुआ है, प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। यहां पे मैंने क्या बोला? Z1 Z2 Z3 तीनों के तीनों बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि जो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो फंडा था ना, वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा। अब एक बात पहले नोटिस करना, कंफ्यूज मत करना। Z1 Z2 Z3 कुछ दिया होगा, ये Z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन Z। अब अगर Z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आने वाले हैं टोटल, रियल इमेजिनरी कुछ भी हो। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक में हम क्या बोलते थे कि भाई अगर क्वाड्रेटिक विद रियल कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक विद रियल कोफिशिएंट है, तो उसका टोटल दो रूट आने वाला है, रियल इमेजिनरी कुछ भी आ जाए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक विद अगर नॉन रियल कोफिशिएंट भी है तो भी उसका दो रूट आएगा, रियल इमेजिनरी कुछ भी हो जाए, रियल इमेजिनरी कुछ भी। तो बेटा अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन Z है, इसका मान लो एक रूट, अब रूट का नाम कुछ भी रख दो, तुम अल्फा रख दो, दूसरे रूट का नाम तुम बेटा बीटा रख दो। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अल्फा बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो एक बेटा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या बनती है कि जो सम ऑफ द रूट का जो फॉर्मूला था, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला था, वो सारा फॉर्मूला वैलिड है। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए आपको याद होता था, ये हो जाएगा माइनस ऑफ Z2 अपॉन Z1।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको सी अपॉन ए याद होता था, सी अपॉन ए की बजाय Z3 अपॉन Z1 हो जाएगा। इनफैक्ट जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था रूट को निकालने वाला फंडा, बेटा वो भी ऐसे ही वैलिड होगा। रूट का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो भी वैलिड होगा। मतलब ये माइनस ऑफ Z2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 4Z1 इंटू Z3 अपॉन 2a का मतलब 2 टाइम्स Z1। कंफ्यूज मत होना भाई, ये क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूट पता होता था, और इसी में हमने abc की जगह जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ डाल दिया। तो सारा का सारा सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, रूट का फॉर्मूला सब कुछ वैलिड होगा। अब बेटा देखो चैलेंज एक ही होता है कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसमें कॉफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो यहां पे गुणा भाग कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा भाग हो जाएगा। गुणा भाग जो करना होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा भाग हो जाएगा। मतलब मे बी थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं हो। तो एक बहुत जरूरी, और ये बात बच्चों को ऑफनली पता नहीं होती है कि कैसा भी इक्वेशन आ जाए, ये सारा का सारा जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बेसिक फंडामेंटल्स आपके बेटा वैलिड रहेंगे। ये बात सबको समझ में आती कि नहीं, समझे ना? अब जैसे एक छोटा सा मैं एक छोटा सा आपको ग्लिम्स देता हूं। अब जैसे ये सवाल आया, जेईई मेन 2026 का सवाल है। बोला जा रहा है कि भाई साहब एक क्वाड्रेटिक दिया है जेड में क्वाड्रेटिक दिया, कोफिशिएंट कुछ भी हो, रियल इमेजिनरी तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। अब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं जो कि इसके सॉल्यूशन है। अब दोनों रूट के मॉडुलस के स्क्वायर का सम बताना है। तो भैया लॉजिकल सी बात है, यहां पे दो रूट्स को हमें निकालना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से लगा देते हैं। तो जो दो रूट्स का नाम है, उन्होंने Z1 Z2 बोला है, तो जो भी Z1 है जो भी Z2 है बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। याद करना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बात और समझना बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक चाहे Z में लिखा हो, चाहे T में लिखा हो, चाहे U में लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक का रूट उसके कोफिशिएंट पर निर्भर करता है। अब जैसे एक बात, वही सिंपल बात बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे एक्स टी और यू मैटर कर रहा है कि कोफिशिएंट मैटर कर रहा है? क्या मैटर कर रहा है? कोफिशिएंट मैटर कर रहा है कि रूट भाई प्लस 1 माइनस 1 है। तो क्योंकि कई बार हमने देखा है इसे जेड में क्वाड्रेटिक आ गया, बच्चा सोच रहा है जेड यार कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। भैया तुम्हें क्यों टेंशन लेना है? जेड में क्वाड्रेटिक आई है ना, जेड में क्वाड्रेटिक आई है तो भैया ठीक है, वही रूट का फॉर्मूला लगा दो। जेड की वजह एक्स में लिखा होता तो भी हम रूट का फॉर्मूला लगा देते, एक्स की वजह टी में लिखा होता तो भी हम रूट का फॉर्मूला लगा देते, और जो आना होगा वो आएगा। इतना करने के बाद जो आना होगा वो आएगा, उस पर अपना नहीं कंट्रोल है। तो Z1 Z2 यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी का मतलब हो गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब हो गया 16 -4ac। ए का मतलब बेटा 1 है, सी का मतलब ये है, तो -4 के बजाय वो +4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 और प्लस में कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 12 चौको 48 आयोटा अपॉन में 2a का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। ये बहुत बेहतरीन सवाल माना गया था जेईई मेन 2026 का। पहला ही क्वेश्चन हम दमदार ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरा बच्चे को हमें दमदार क्लास में नहीं कराऊंगा तो एग्जाम में दमदार कभी नहीं कर पाएगा, मैं सपने में हूं फिर तो ना। अच्छा इसको देखते हैं क्या लिखा है, ये लिखा है 20 प्लस 48 आयोटा। दो से डिवीजन की प्लानिंग करते हैं, थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में तो है भाई। अच्छा -4 को जो हमने बेटा 2 से डिवाइड किया, -4 को जो हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा, यस और नो। और 20 प्लस 48 आयोटा यही लिखा था ना। एक काम कर बेटा, अंडर रूट में लिखा है, 4 को कॉमन ले ले, 2 आ जाएगा, नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा। 4 कॉमन लेने के बाद बच्चा बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा अंडर रूट ऑफ 4 से डिवाइड अगर इसको हम करते हैं तो आपका बचता है 5, और 4 से डिवाइड करने पे बचता है +12 आयोटा। ये बात आगे सर, ये तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें, एंड दैट इज व्हाई इट वाज कंसीडर्ड अ गुड प्रॉब्लम। सर 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट अगर आ जाए
तो इस कॉम्प्लेक्स जो भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज उससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, उसके दोनों रूट्स को निकाल लिया, उसके बाद सर जो भी पूछा जाएगा बता देंगे। सर आप 5 + 12 आयोटा का अंडर रूट एग्जाम में आप कैसे सोचोगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाई बोर्ड वाला मेथड तो तुम्हें पता ही है। मैं पता है बेटा, मैं ऐसे नहीं सोचता हूं। मैं हमेशा क्या सोचता हूं, मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई होता है। तो जब मैं इसको देखता हूं तो मैं बोलता हूं कि आयोटा तो लिखा ही होना चाहिए, 2 लिखा होना चाहिए, उसके अलावा नंबर कौन सा लिखा है, उसके अलावा नंबर यहाँ पे 6 लिखा है। अब 6 का जो सबसे लॉजिकल बात हमें समझिए, 6 को मान लो अगर मैं 3 और 2 के फॉर्म में लिख दूं, तो ये टर्म तो यार 2 आयोटा जो भी था 2 आयोटा एक्स वाई तो मैच कर गया। पहला वाला टर्म सर बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देख बेटा, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 में से 4 आपका 5 बनने का चांस बन रहा है, 5 बनने का चांस बन रहा है। तो हम मेरा बच्चा क्या सोचता है, इस 5 की जगह मेरा बच्चा सोचता है 3 का स्क्वायर लिखा है, और मैं प्लस में ऐसे लिख देता हूं, मान लो, अब मेरी बात सुना, प्लस आयोटा इंटू 2 का होल स्क्वायर। अब देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 हो गया, ट्वाइस ए भी देखो मैच कर रहा है, 2 इंटू ए की जगह 3, बी की जगह आयोटा इंटू 2, बेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 9 में से 4 गया 5, और ट्वाइस ए बी वाला टर्म, मतलब ये क्या लिखा है 3, ये लिखा है 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। यस और नो? आप चाहे ऐसे करो चाहे पूरा प्रोसेस लगाओ। अब जबकि यहाँ पे इसकी अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बात समझ में आती है? तो ये कितना आ गया, इसको मैंने सिंपली ऑब्जर्व कर लिया, दिस इज 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब इसकी जगह मैं 3 प्लस 2 आयोटा लिख सकता था। अब तो कहानी बहुत सिंपल नहीं होगी भैया, पहला रूट z1 कितना आ गया, दैट विल बी -2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। अगला रूट बच्चा z2 कितना आ गया, दैट विल बी -2 -3 -2 आयोटा हो जाता। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, वो आपका आ गया 1 + 2 आयोटा आ गया। अगला सॉल्यूशन क्या आ गया, वो आपका आ गया -5 -2 आयोटा आ गया। बेटा आंसर भी निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। अब गलती मत करना, मॉड में रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस देखना होता है। 1, 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा 5, डिस्टेंस का स्क्वायर 5। -5, -2 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा 25 प्लस 4 29। तो ये 29 आ गया, आंसर कितना मैच हो गया, आंसर आपका 34 मैच हो गया। एंड गाइस, ये टिपिकल 99 परसेंटाइल वाला ये सवाल है, ये 99 परसेंटाइल वाला सवाल है बेटा, ऐसा ही नहीं कि कोई बहुत हल्का सवाल है। दिस इज टिपिकली अ वेरी गुड प्रॉब्लम। और एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है कि भैया अभी मैं दोनों रूट का सम करूं तो सम -4 के बराबर आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सम ऑफ द रूट -4 होता है। अभी मैं इन दोनों रूट का मल्टी प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर लूं ना, आप चाहे करके देख लीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1 + 2 आयोटा के बराबर आ जाता है। तो इसलिए सारा फंडा वैलिड होता है। कंसेप्ट क्या हो गया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें चाहे विद द रियल कोएफिशिएंट है चाहे विद द इमेजिनरी कोएफिशिएंट है, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और जो भी रूट का फॉर्मूला होता है, सारी बातें एज इट इज वैलिड होती है। एंड दिस इज द मोस्ट प्रोफाउंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चा इसको अननेसेसरली एग्जाम में मिस करता है। वो अलग चीज है कि यहाँ पे अगर रूट का फॉर्मूला लगाने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना हुआ, बट अब अपने आप से पूछना, अभी लेक्चर पढ़ाते 1.5 घंटे के आसपास हुआ था, क्या उसके पहले कभी इतना सोच भी पाते थे तुम? पूछना, तुम्हें जवाब मिलेगा। कंसेप्ट को बेटा मजबूत करते हुए चलना है। ऐसा नहीं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। जस्ट आपको एक बात मैं दिखा रहा हूं, अब यहाँ पे मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर 44,200 दिया हुआ है, हमें बताना है भैया कितना कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, हमें बताना है कितना कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है।
तो ये तो भाई इजी टाइप की बात हो गई कि यहाँ पे अगर मैं मॉड ऑफ z की अगर मैं बात करता हूं तो दैट या मॉड ऑफ z का स्क्वायर, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर लिखो तो 2 आ गया, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर लिखो 4 + 1 5 आ गया, अगले वाले के मॉडुलस का स्क्वायर लिखो 10 आ गया, 1 + 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अभी देखो 100 अभी तक आ चुका है। 1 + 4 आयोटा का लिखो तो इंटू 17 आ गया। अभी तक देखो आंसर कितना आ चुका है। अगर मैं 1 + 4 आयोटा तक लेता तो आपका 100 यानी 1700 अभी तक आ चुका है। 1 + 5 आयोटा का लिखो इंटू 26 आ गया। अब देखो बेटा 42 वाला टर्म मैच करें, इनका प्रोडक्ट होता है 442 और ये आपका होता है 100 के बराबर। कितने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया गया था, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट था? दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 प्लस आयोटा से शुरू करके 1 + 5 आयोटा पे अंत करना है। अगर मैं अगला 1 + 6 आयोटा का भी मॉडुलस ले लेता वो 37 के बराबर आ जाता। हालांकि यहाँ पे एक छोटी सी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इससे डरो मत कि सर हर सवाल में इतना काम करना है। हालांकि यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की यूज की है जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, बट इस सवाल को कराने का मकसद ये था कि थोड़ा-सा आप ये समझो ना कि भाई हर वैरायटी का एग्जाम में सवाल आता है, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बट सवाल डिफिकल्ट नहीं था। सॉरी, लेंथ थोड़ी-सी कम हो सकती है, किसी की लेंथ ज़्यादा हो सकती है बट कांसेप्ट तुम्हें सारा सीखना है। ये प्रॉपर्टी का उपयोग मैंने यहाँ पे किया है कि अगर Z1, Z2, Z3 से Zn तक का प्रोडक्ट है, तो मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ या बताने के मूड में नहीं हूँ, बट चूंकि बच्चा आज की क्लास भी ओवर होने वाली है, तो इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि भाई हर वैरायटी का सवाल आपके एग्ज़ाम में अवेलेबल है। अब जैसे ये एक छोटा-सा सवाल है, कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है? Z1, Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताना है कि इनमें से हालाँकि थोड़ा-सा पुराना सवाल है, तो बेटा जेईई मेन 2023 का एक ये वाला सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे देके जा रहा हूँ, होमवर्क नंबर 1। इन दोनों के दोनों सवालों को आपको अटेम्प्ट करना है। 2020 का ये वाला सवाल होमवर्क नंबर 2, उसके अलावा जेईई मेन का एक और सवाल मुझे आपको देना है, ये 2026 वाला सवाल भी मुझे देना है, होमवर्क नंबर 3। बच्चा इन 3 सवालों को आपको लगा के आना है। इसका जो भी आंसर है, अगर 3 का तीनों हो जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि इन तीनों सवालों को लगाने में आप सक्षम हो या नहीं सक्षम हो। अगले क्लास की शुरुआत में ही इन 3 सवालों को हम लोग थोड़ा सा क्विक वे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चा आज के क्लास में अगर देखा जाए, हम लोगों ने ऑल इन ऑल किया क्या है, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। समरी के नाम पे एक तो अपन को ये पता लगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि जिससे कि हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सके। हमने पढ़ा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसमें x और y रियल नंबर ही होता है। x को बच्चा हम रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आयोटा का कोफिशिएंट जो y है उसको मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूँ। बात समझे? इसके बाद में प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है y 0 होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है x 0 होना चाहिए। समझे? 0 + 0 आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल भी है, उसके साथ-साथ प्योरली इमेजिनरी भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना, इन सारे में कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है। जैसा ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वैसे होता था, ठीक उसी हिसाब से इनमें गुणा करना, भाग करना है। अब छोटे-छोटे कंसेप्ट हमने आपको और भी इंट्रोड्यूस किए कि जैसे एक मॉडुलस का कंसेप्ट जस्ट इंट्रोड्यूस किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मतलब होता है वो बेसिकली पॉइंट x कॉमा y को कार्टेशियन प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में जैसे रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर एरेगेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चा x कॉमा वाई का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है वही इसका मॉडुलस कहलाता है। एक कॉन्जुगेट का भी कंसेप्ट बताया कि z बार का मतलब होता है
आयोटा का कॉफिशिएंट चेंज कर दो, आयोटा की जगह माइनस आयोटा डाल दो। तो अगर x प्लस आयोटा वाई है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो x माइनस आयोटा वाई होगा। समझे ना? एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डिवीजन में बड़ी यूज होती थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है तो जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे नीचे क्या होगा, अगर c प्लस आयोटा डी को आप c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाता है। और बाय द वे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मॉड ऑफ सी प्लस आयोटा डी का होल स्क्वायर भी होता है। समझे ना? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पड़ी कि भाई सारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वैलिड है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर कोई इक्वेशन आ जाए विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ऑल्सो, still the formula for sum of the root, the product of the root, the difference of the root, even the Sridharacharya formula for finding the root, all of it will be valid। और उसपे दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए, एक ही वैसे करके दिखाया, एक तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। ये मत सोचो कि अभी तुम्हें कितना डिफिकल्ट या कितना इजी लग रहा है, कभी तो यार प्रोसेस को एंजॉय करो। तो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल टाइम प्रेशर में हो तो तुम्हें नहीं मजा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट कभी तो मैथमेटिक्स को एंजॉय करो, मतलब ठीक है यार, जेई का एग्जाम देना है, उसमें परसेंटाइल अच्छा लाना है, ये चीजें मैटर करती हैं और यकीन मान लीजिए आपसे ज्यादा मुझे ये बात पता है। समझे ना? तो जब आपसे ज्यादा जो आपका जो सारथी है, जो आपका जैसे होता नहीं कि वो महाभारत में रथ को कृष्णा जी चलाते थे, ठीक है ना? तो आपका जो सारथी है, अगर आपके सारथी को ये बात पता है कि भाई अल्टीमेटली रैंक लाना है, तो आप थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाओ कि क्या टाइम लग रहा है, क्या टाइम नहीं लग रहा है, ये सब भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए आप इस पे फोकस करो कि यार थोड़ा-सा चीज़ों को इत्मीनान से, मज़े से सीखते हैं। तो थोड़ा-सा मज़े लेके उन 3 सवालों को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सर मैंने सॉल्व कर लिया। अगले लेक्चर में आते ही पहले इन 3 को खटाक से उड़ाऊँगा और यकीन मान लीजिए, अभी तो जेईई एडवांस का सवाल आएगा इतने ही बेसिक कांसेप्ट पे। तो वो सारा कुछ जादू बेटा अगले वाले लेक्चर में आपको मैं दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने आज के लेक्चर को बहुत एन्जॉय किया होगा। अगर अभी भी आपको चैनल सब्सक्राइब करने की कोई वजह नहीं मिली है, तो I do not know what to do. But still I hope that all of you have enjoyed the class. Let's meet in the next class. Till then, tata bye bye. Take care and have fun.